रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने आती है। वहीं पर अचानक से काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सस्पेक्ट का एक हिस्सा पुलवामा से लिंक्ड है। डॉक्टर आदिल अहमद जादर, डॉक्टर नबी, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर साइन सईद का। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 की शाम को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने दिल्ली के दिल को दहला के रख दिया। लाल किले के पास एक ऐसा मंजर होता है जिसने दिल्ली वालों के दिल में केवल शोक भर दिया, उनके दिल में डर, उनके दिल में खौफ को भर के रख दिया। एक वाइट हुंडई, एक ट्रैफिक सिग्नल और फिर एक बहुत बड़ा धमाका। पहले रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस धमाके में लगभग 8 लोगों की मौत होती है, लेकिन यही आंकड़ा बढ़कर बाद में 13 लोगों तक पहुंच जाता है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इस ब्लास्ट में लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन यही बात तब और ज्यादा शॉकिंग होती है जब आप लोग ये जान लेते हैं कि ये हिस्सा कोई कॉर्नर नहीं, बल्कि दिल्ली वालों के लिए और इस देश की हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। ये इंसिडेंट होता है लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के सामने, यानी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने हुए टेररिस्ट अटैक का। पॉलिसीज और सही गलत की बातें बाद में, पहले हम सीधा सच पे आते हैं। सीसीटीवी फुटेज क्लियरली बताती हैं कि एक Hyundai i20 कार जिसका नंबर था HR26CE 7674 फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली आती है और ठीक सुबह 8:04 को दिल्ली में एंटर कर जाती है। घंटों तक कश्मीरी गेट, सेंट्रल दिल्ली और दरियागंज के चक्कर काटते हुए वो दोपहर 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में एंटर करती है और अपने 3 घंटे वहां बिताने के बाद वो गाड़ी 6:22 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से बाहर निकलती है। धीरे धीरे सुभाष मार्ग में आगे बढ़ते हुए जब वो Hyundai i20 कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने आती है और एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, वहीं पर अचानक से काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आई विटनेस तो ये तक बताते हैं कि ब्लास्ट इतना बड़ा था और इतना ज्यादा भयानक था कि उसकी वाइब्रेशंस और उसके जोर 3 किलोमीटर दूर तक समझा जा सकता था। इमरजेंसी सर्विसेज टाइम पर तो आ जाती हैं, लेकिन नुकसान अब तक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। इनिशियली तो इस इंसिडेंट को एक सीएनजी कार ब्लास्ट माना जा रहा था, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स के कभी कभी कार में लीक हो जाने से ऐसा ब्लास्ट देखा जा सकता है। अथॉरिटीज ने सीन को तुरंत कॉर्डन किया, फॉरेंसिक सैंपल्स लिए गए और तुरंत ही उन फॉरेंसिक सैंपल्स की और सीसीटीवी का एनालिसिस शुरू हो गया। लेकिन सीधी बात तो इतनी सी है कि अब इस कार ब्लास्ट को टेररिस्ट इंसिडेंट का नाम दे दिया गया है। सेंट्रल एजेंसीज जैसे NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रोब में लीड दिया गया है। गवर्नमेंट ने भी इसको इंडिया की सिक्योरिटी का काफी बड़ा मुद्दा बताया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के प्रति अपनी सांत्वनाएं प्रकट करी हैं जिन्होंने इस कार धमाके में अपनी जान को गंवा दिया है। होम मिनिस्टर साहब ने सिचुएशन को रिव्यू किया है और ये सब बातें ऑफिशियल स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि इस ब्लास्ट के ट्रेसेस एक मल्टी स्टेट नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 2025 में, जब श्रीनगर के नौगाम बनपोरा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर्स लगे देखे जाते हैं और तभी जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तब जाकर एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी का, जो कि फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में काम करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की इनिशियल टिप ऑफ्स और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उनकी रेड्स ने एक बड़ी चीज का खुलासा किया कि ये डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी नाम का शख्स फरीदाबाद में एक रेंटेड रूम में रहता था और इसको अरेस्ट करते वक्त लगभग 360 किलो का अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया जाता है। रिपोर्ट्स में क्वांटिटीज और डिटेल्स सामने आने लगती हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स का जिक्र किया जाता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद इसके पार्टनर डॉक्टर अदील मजीद को जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर से अपनी हिरासत में लेती है और तब जाकर पता चलता है
अदील मजीद वॉज अ सीनियर रेसिडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। अपने साथियों को हिरासत में जाता देख डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि कार चला रहा होता है, वही Hyundai i20 कार जिससे ये ब्लास्ट होता है, वो घबरा जाता है और अपनी कार को लेकर फरार हो जाता है। ये अटैक एक अनप्लान्ड या फिर कह सकते हैं हाफ प्लान्ड अटैक था। रियल में ये अटैक काफी बड़े मायने पर प्लान किया गया था। वैसे अमोनियम नाइट्रेट खुद में कभी एक एक्सप्लोजिव नहीं होता है। इसको अमोनिया रिच फर्टिलाइजर्स के तौर पर इजीली मार्केट से परचेज किया जा सकता है, लेकिन जब ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तब ये एक एक्सप्लोजिव का रूप धारण कर लेता है, और तभी ये रिकवरीज और अरेस्ट इस केस का पैनोरामा ही चेंज कर देते हैं। ये केस अब सिर्फ एक कार ब्लास्ट का केस नहीं रह गया था, ये केस अब एक मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ केस बन गया। अगर हम ये भी समझ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ये ब्लास्ट प्रीमैच्योर था, मतलब डिवाइस फुली डेवलप्ड या इंटेंडेड स्केल में पहुंचने से पहले ही डेटोनेट हो गया है, तभी इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहा है। अगर ये बात सच है तो इम्पैक्ट काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता था अगर डिवाइस मैच्योर हो जाता। अथॉरिटीज और फॉरेंसिक लैब्स लगातार सैंपल्स और रेसिड्यूज को मैच कर रहे हैं और इन्हीं पर फाइनल एट्रीब्यूशन अभी भी डिपेंड करती है। मीडिया और ऑफिशियल सोर्सेज दोनों कहते हैं कि सस्पेक्ट का एक हिस्सा पुलवामा से लिंक्ड है, क्योंकि जिस Hyundai i20 कार से ये इंसिडेंट होता है उसका फर्स्ट ओनर सलमान नाम का एक आदमी है जो कि गुड़गांव में रहता था, और वो अपनी इस कार को देवेंद्र को ओखला में बेच देता है। देवेंद्र कुछ समय इस कार को चलाने के बाद अंबाला में किसी सप्लायर या डीलर को बेच देता है, और बाद में ये कार अंबाला से ट्रांसफर होकर पहुंचती है आमिर नाम के एक आदमी के पास जो कि पुलवामा में रहता है। आमिर इस कार को अपने दोस्त डॉक्टर उमर मोहम्मद को चलाने को देता है, और यहीं से रचना होती है उस डरावने और भयानक इंसिडेंट की। आप लोगों ने देखा कि किस तरह इस कार के ओनर बार बार चेंज होते रहे, और इसकी आखिरी लिंक जुड़ती है जाके आमिर से, पुलवामा वाले आमिर से। इसी वजह से पुलवामा का नाम बार बार उठता है, और हम भारत देशवासी अपने उस 2019 के पुराने दर्द को खुद से जोड़ने लगते हैं। और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या? तब मैं आपको बता दूं, जब सेंट्रल लीडरशिप ने इस केस को टेरर एंगल देने का फैसला किया तो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ब्रॉडर प्रोब लीड करने को कहा गया। NIA का काम होता है क्रॉस स्टेट लिंकेज को निकालना, ट्रांसनेशनल सपोर्ट और हैंडलर्स का पता लगाना, फॉरेंसिक मैचिंग और टेरर लॉ के अंडर में एविडेंस को कोर्ट प्रूफ बनाना। इस केस में NIA ने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। व्हीकल टेलीमेट्री, मोबाइल फॉरेंसिक्स और इंटरनेशनल इंटेल चेक सब कुछ NIA की रडार में है। अब थोड़ा सस्पेक्ट टाइमलाइन क्लियर करते हैं। नेम्स और एलिगेशंस जो अब तक मीडिया और एजेंसीज ने रिपोर्ट किए। द प्रिंट के अनुसार इस मॉड्यूल में लगभग 12 से 14 इंडिविजुअल्स होने की संभावना है, जिसमें से मिनिमम 6 से 7 डॉक्टर्स और 2 प्रोफेसर हो सकते हैं। और इन्हीं में पहला नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी का, बाद में डॉक्टर आदिल अहमद जादर, डॉक्टर नबी, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर साइन सईद का। इन लोगों को लेकर जो नैरेटिव बनता है वो ये है, व्हाइट कॉलर टेरर, यानी कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो रेडिकलाइज्ड होकर और स्लीपर सेल बनकर इस देश में काम कर रहे होते हैं। इस केस में अभी तक यही नाम आए हैं जो कि दोषी माने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं, सबूत अभी भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जब देश में इतना बड़ा कांड हो जाता है तो देश के लोगों के मन में एक और जिज्ञासा आ जाती है कि आखिर इस बात को लेकर के राजनीतिक रिएक्शन क्या रहा। तो मैं आपको बता दूं, टॉप लीडर्स ने कंडेम किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शोक व्यक्त किया, होम मिनिस्टर साहब ने सिचुएशन को रिव्यू किया, कैबिनेट ने इस इंसिडेंट को टेरर इंसिडेंट करार दिया, नेशनल सिक्योरिटीज को काफी हद तक बढ़ा दिया गया, अपोजिशन लीडर्स टाइमली इन्वेस्टिगेशन और लैब्स चेक का डिमांड कर रहे हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर अब केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, विक्टिम्स के लिए रिलीफ और टाइमली और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन।
और आप सोचिए, जब देश में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो और देश के प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर यह कह रहे हो कि जिसने भी देश में हमला किया है उस हर शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक इस बयान के 1 घंटे बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सेम टाइप का कार ब्लास्ट होता है और वहां के प्रधानमंत्री सामने आकर कहते हैं कि हमें तो इंडिया से ऐसी ही उम्मीद थी। बल्कि उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये अटैक अफगानिस्तान ने कराया है। मतलब इनकी खुद की बातें खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अटैक किसने कराया, कब कराया, क्यों कराया, ये बात की बात है। लेकिन हम सब ऐसा भी सोच सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान का वो रूप है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि सिर्फ भारत ही टेरर से परेशान नहीं है, बल्कि वो देश भी टेरर से पीड़ित है। इनकी भी अपनी अलग ही कहानी चलती है। लेकिन वो सब बातें तो बात की। इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के एक कॉन्सेप्ट हमेशा चर्चा में रहा है, वो है 2.5 फ्रंट कॉन्सेप्ट। मतलब 2 एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान, और 0.5 है इंडिया का इंटरनल चैलेंज। यानी वो लोग जो रहते तो इंडिया में हैं, खाते इंडिया में हैं, पहनते इंडिया में हैं, घूमते इंडिया में हैं, लेकिन हर चीज में वो साथ देते हैं उन विदेशियों का जो भारत में आतंक फैला रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। ये लोग देश की सिक्योरिटी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिनको मिटाना शायद देश के लिए काफी बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। इस ब्लास्ट जैसे इंसिडेंट ये दिखाते हैं कि हाफ फ्रंट की वजह से ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और हमें ये भी समझना होगा कि इंटेलिजेंस, कम्युनिटी विजिलेंस और डी रेडिकलाइजेशन अब सिर्फ एक ऑप्शनल नहीं, बल्कि काफी ज्यादा जरूरी चीज हो चुका है देश के लिए। तो अब लोग पूछेंगे, आखिर करना क्या चाहिए? मैं कहूंगा सीधा 3 चीजें। पहला, कंप्लीट फॉरेंसिक ट्रांसपेरेंसी, मतलब देश की जनता को पता होना चाहिए कि आखिर देश में हुआ क्या है। दूसरा, मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, मतलब एनआईए, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो कोऑर्डिनेशन किया है उसको हम लोग परमानेंट इन्फो शेयरिंग मैकेनिज्म में बदल सकते हैं। और तीसरा, सोसाइटी लेवल पर डी रेडिकलाइजेशन होना, मतलब अगर हम लोग को कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती हुई दिखती है तो हमको उसको रिपोर्ट करना चाहिए विदाउट प्रोफाइलिंग के। ये जो गुस्सा हम लोग महसूस कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 2.5 फ्रंट में से जो 0.5 फ्रंट वाले कीड़े मकोड़े हैं इनको हम लोग को बाहर निकालना चाहिए और इनको कड़ा सबक सिखाना चाहिए कि जिस देश का आप नमक खा रहे हो उससे गद्दारी कैसे कर सकते हो। 2.5 फ्रंट में से जो 2 है, यानी चाइना और पाकिस्तान, इनसे तो हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो 0.5 फ्रंट वाले हैं इनसे लड़ना अब काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यही लोग हम लोग के देश में एक दीमक की तरह बन चुके हैं और देश को अंदर ही अंदर खोखला करते चले जा रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में एक पर्सनल नोट कि जिन भी परिवारों ने अपने प्यारे लोगों को खोया है उनका दर्द किसी भी नंबर से मापा नहीं जा सकता है। इसलिए देश की जिम्मेदारी बनती है कि इन्वेस्टिगेशन तेज, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस इंसिडेंट से हम लोगों को सबक लेना चाहिए और प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कॉशंस को हम लोगों को बढ़ा देना चाहिए। उन परिवारों को कॉम्पनसेशन मिले और मेडिकल हेल्प टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस पूरे इंसिडेंट से पूरा देश गुस्से में है, लेकिन गुस्सा तभी एक वेपन बनता है जब हम लोग एक्शन की मांग करते हैं, सच्चाई की, सिस्टमैटिक रिफॉर्म की और अकाउंटेबिलिटी की। जय हिंद, जय भारत।